नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ रचना सिंह और आप देख रहे हैं हमारा मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान। दर्शकों, आज मैं जब सुबह उठी और जब स्टूडियोज़ के लिए मैं आ रही थी तब देखा कि रास्ते में जितने भी लोग हैं, जितने भी सफाई कर्मी हैं, सब सफाई में लगे हुए थे। और आपको ये भी बता दूं कि स्वच्छता मिशन के तहत लगातार सफाई का काम जो है वो पूरे बिहार में चल रहा है, ना सिर्फ पटना में बल्कि पूरे बिहार में। और हर घर में लोग स्वच्छता को अपना रहे हैं और सारे रोड जो हैं वो इतने साफ, इतने सुंदर और इतने अच्छे लग रहे थे कि मैं आपको क्या बताऊं। तो सुबह ज़रूर उठिए और उठकर ज़रा बाहर देखिए, क्योंकि बाहर का जो मौसम है और बाहर का जो माहौल है वो बहुत स्वच्छ है, बहुत सुंदर है। तो बात जब स्वच्छता की होती है तो बात उस व्यक्ति की भी होती है जिसने स्वच्छता को, मैं कहूँ तो सबसे पहले भारत में इंट्रोड्यूस किया था और कोशिश की थी कि स्वच्छ भारत बनाया जाए। तो जी हाँ, महात्मा गांधी के शुभ विचारों के साथ और स्वच्छ विचारों के साथ आइए हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, उपदेश देना सरल है पर उपाय बताना कठिन। तो कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आपको उनसे मिलवाने वाले हैं जो बहुत खास हैं। आपको बता दूं, म्यूजिक डायरेक्टर टर्न्ड सिंगर, सिंगर टर्न्ड एक्टर एंड देन एक्टर टर्न्ड डायरेक्टर। एक ऐसा व्यक्ति जो मल्टी फैसेटेड है, उनकी पूरी की पूरी पर्सनालिटी, और इतने कमाल के हैं, इतने गुड लुकिंग हैं, जितना अच्छा गाते हैं उतनी ही अच्छी एक्टिंग भी करते हैं। तो आइए उनको मिलवाते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं उनसे जुड़ी ये क्लिप। राजपूत एक बहुआयामी कलाकार हैं। अपने करियर की शुरुआत में ही उन्होंने ये साबित कर दिया कि वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। बिन तेरे मेरी जिंदगी में फिर क्यों तन्हाई है। 15 साल से अधिक समय से बॉलीवुड में जमे माधव ने बतौर म्यूजिक डायरेक्टर 500 से ज्यादा गानों में अपना संगीत दिया है। वे एल्बम और फिल्मों के लिए संगीत डायरेक्ट करते हैं। माधव ने अपने संगीत, निर्देशन, गायन और अभिनय की काबिलियत से संगीत जगत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। माधव के प्रमुख गानों में अयोध्या के श्री राम, हे राम मेरे, मसालेदार तेरा प्यार, रिंगटोन जैसे एल्बम शामिल हैं, जिन्हें दर्शकों ने खूब सराहा। होने लगा तेरा होने का एहसास मेरे जिस्म को होने लगा। उनके काम को न केवल दर्शकों से बल्कि समीक्षकों से भी भरपूर प्रशंसा मिली। ये जो रैप है ये माधव सिंह राजपूत हैं, उन्होंने, ये संगीतकार हैं, उन्होंने किया। ये प्रभु राम के बारे में और इस तरह का संगीत मैंने आज तक, मतलब मैंने बहुत गाने सुने लेकिन इतना भव्य म्यूजिक मैंने कभी नहीं सुना। इतना लाविश, इतना एक्सपेंसिव सॉन्ग, इसमें बहुत कुछ, लाइव म्यूजिशियंस बहुत हैं। यशराज स्टूडियो में इसको प्लान किया गया, यहाँ ये स्टूडियो में करके अभी मिक्सिंग वहाँ होगी। इसका शूट बहुत बड़े लेवल पर किया गया, अनगिनत कैमरास थे। तो ये मुझे लगता है कि इस साल का सबसे बड़ा भगवान राम का भक्ति गीत आएगा। माधव के गीतों में भावनाओं की गहराई और सांस्कृतिक समृद्धि का अद्भुत मिश्रण होता है, जो श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। हे राम मेरे, कई नाम तेरे, कई रूप तेरे, कई धाम तेरे। माधव का लक्ष्य भारतीय संगीत और कला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाना है और युवा कलाकारों को प्रेरित करना है। वे संगीत के माध्यम से समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में काम कर रहे हैं। जी हाँ, तो आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं जिनका जिक्र अभी आप कुछ देर से सुन रहे थे और उनके बारे में अभी आपने एक वीडियो क्लिप के माध्यम से जाना। तो आइए अब उनसे रूबरू होने का समय हो गया है और उनसे मिलते हैं और उनसे और सारी बातें, खूब सारी बातें जानते हैं। माधव, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच।
सर सबसे पहले हम ये समझना चाहते हैं कि ये जो इतनी कैरेक्टरिस्टिक्स आपके साथ आप में एक साथ है वो कैसे है, क्योंकि आपने म्यूज़िक डायरेक्शन से शुरू करके कहाँ आप डायरेक्शन तक पहुँच गए, इस लंबी यात्रा को आप कैसे बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? जिस तरह से ये लंबी यात्रा है उस तरह से एक लंबी कहानी भी है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि इसको कुछ ही शब्दों में कह सकूँ। तो बेसिकली शुरुआत मेरी ऐसी हुई कि मेरे पिताजी का मतलब आशीर्वाद, मेरे बड़े भाइयों का आशीर्वाद, जिन्होंने संगीत में देखा कि इसमें रुचि है। तो शुरुआत मेरी जो है शुरुआती दौर में भागलपुर में हुई थी, बिहार में, और वहाँ से थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हुआ तो फिर हमने दिल्ली के लिए रुख किया और दिल्ली में जा कर के फिर मैंने इसकी तालीम ली, और उसके बाद जो सिलसिला बढ़ता रहा और फिर मुंबई तक का सफ़र जारी रहा। जी, यानी फैमिली में म्यूज़िक पहले से था? जी, बट ये दुर्भाग्य रहा मेरे लिए कि मेरे पिताजी जब मैं 5 साल का था तभी गुजर गए थे, तो बस जीन्स जो कहते हैं वो आ गया। यानी पिता का सच में आप पर पूरा का पूरा आशीर्वाद है। लेकिन माधव, हम एक बात और जानना चाहते हैं, चूँकि हम गुरुओं की हमेशा चर्चा करते हैं कि और गुरुओं को हम ज़रूर सम्मान देना चाहते हैं, आपने किन से सीखा है और क्या कुछ अच्छा सीखा है आपने उनसे? जी, मैंने प्रयाग संगीत समिति से शुरुआत करी थी और काफ़ी टाइम तक उसमें ज्वाइन किया। उसके बाद फिर हमारे गुरुजी, एक गुरु नहीं काफ़ी सारे ऐसे गुरुओं से मैंने शिक्षा ली, तो उसके बाद ही जाके आज मैं म्यूज़िक डायरेक्टर एंड सिंगिंग एंड काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जो मैं कुछ कर पाता हूँ, तो सब गुरुओं का ही आशीर्वाद है। सर, तो चूँकि कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और जब कार्यक्रम की शुरुआत बिहार बिहान पे होती है तो हम चाहते हैं कि एक अच्छे से भजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो, तो कुछ सुनाइए, कुछ गुनगुना दीजिए हमारे दर्शकों के लिए। जी जी ज़रूर। याद फिर आई है, उदासी छाई है, याद फिर आई है, उदासी छाई है, आँख भर आई है ओ सावरे, ओ सावरे आजा ओ सावरे, ओ सावरे आजा ओ सावरे। बहुत खूब, बहुत सुंदर। और माधव, करियर की जब शुरुआत होती है तो एक ब्रेक थ्रू का हर कोई इंतज़ार करता है, एक ऐसा पॉइंट जहां से लगता है कि अब हमारे करियर की बाकायदा शुरुआत हो चुकी है। आप कहां से मानते हैं ये ब्रेक थ्रू अपना? इसको मैं बताऊं, ब्रेक जो मुझे मिला, शुरुआत मैंने दिल्ली में करी थी। यहाँ पे कुछ ऐसा हो नहीं पा रहा था, लेकिन काफ़ी सारे गाने दिए मैंने। कई ऐसे गाने ऐसे हैं मेरे जिसमें मेरा नाम नहीं था। अच्छा। और मुझे इतना पता भी नहीं था कि पहले नाम भी चाहिए होता है, क्योंकि मैं इंडस्ट्री में घुसा नहीं था। जब लोगों को समझ में आ गया कि ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड, देन मुझे मेरा संगीत लेना चालू कर दिया। और फिर उन्होंने मतलब नाम नहीं देते थे, कुछ पेमेंट कर देते थे और उसके बाद फिर वो आगे रिलीज़ कर देते थे। बाद में लगता था अरे ये तो मेरा ही गाना है। तो फिर लगा कि नहीं, अब हमें ध्यान देना चाहिए। तो कुछ गाने ऐसे आए मेरे बॉम्बे से मेरे पास, जो कि उदित जी का गाना था, उनकी मिसेज का भी था, दीपा जी का। तो उनके लिए कुछ गाने मैंने दिए थे। और उसके बाद फिर कुछ गाने जैसे गणेश आचार्य जी हैं, उनके लिए मैंने म्यूज़िक दिया था। मसालेदार तेरा प्यार काफ़ी अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा उसका। उसके बाद कई ऐसे प्रोजेक्ट ऐसे आए और धीरे 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 बैक टू बैक जो है ऊपर वाले का आशीर्वाद और मेरे बड़े भाई राघव सिंह और मेरी माँ जिन्होंने मुझे जन्म दिया। आज भी मुझे बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि उस माँ को कोटि कोटि नमन। जब मैं यूट्यूब पे देखता हूँ गाना, उसमें कमेंट्स में कभी कभी देखता हूँ तो उसमें लिखा रहता है उस माँ को कोटि कोटि नमन जिन्होंने इतना सुरीले और इतना टैलेंटेड बच्चे को जन्म दिया। तब मुझे लगता है वाकई मेरी माँ का कमाल है। तो ये सब बस आशीर्वाद है मेरे परिवार का और मेरे अपनों का और मेरे फैंस का, जिन्होंने मुझे इस लेवल तक पहुँचाया है। और आई एम श्योर आप बहुत इमोशनल नज़र आ रहे थे अपनी माँ का जिक्र करते हुए। एक और बात हम यहाँ समझना चाहते हैं आपसे कि आपने शुरुआत म्यूज़िक डायरेक्शन से किया
एंड देन यू टर्न्ड इनटू सिंगिंग। सिंगिंग का ये प्रोसेस कब से शुरू हुआ और कैसे वहाँ लगा कि अब म्यूज़िक डायरेक्शन से निकल करके अब दूसरों के लिए म्यूज़िक ना बना करके म्यूज़िक अपने लिए बनाना है और खुद गाना भी है? एक्चुअली इसमें एक रीज़न था कि ये तो फॉरेन कंट्री में होता है कि जो इंडिपेंडेंट सिंगर्स होते हैं वहाँ पे वो खुद ही फीचर्स होते हैं। इंडिया में ये नहीं है। इंडिया में प्लेबैक सिंगर बोला जाता है उसको, कि अगर आप कोई प्ले कर रहे हैं तो उसके बैक में आप गाइए, तो उसको प्लेबैक सिंगर बोलते हैं। तो लगा कि प्लेबैक सिंगिंग ऐसी चीज़ है कि सिंगर हिडन रह जाता है, तो सिंगर के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं रहती है। और इनफैक्ट मैंने ये ट्राई किया कि मैं भी इसमें खुद के लिए भी काम करूं और खुद भी अपना लॉन्च करूं। दूसरों के लिए तो बहुत किया, एक बार ट्राई करते हैं, खुद के लिए तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। तब मैंने अपनों के लिए काम शुरू किया एंड देन मैं थिएटर्स में ज्वाइन किया, कुछ थिएटर्स वगैरह शुरू किया, श्री राम सेंटर जैसे NSG ये सब तो किया। तो फिर मुझे लगा कि आई कैन डू एक्टिंग ऑल्सो, तो फिर मैंने एक्टिंग में शुरुआत करी, तो बस सिलसिला जारी रहा। जी सर, म्यूज़िक डायरेक्शन से एक्टिंग तक में सबसे बड़ी चुनौती आपको कहाँ नज़र आई? क्योंकि जैसा कि संगीत हमेशा से बचपन से घर में था, तो म्यूज़िक तो आ गया होगा बहुत नेचुरली, लेकिन एक्टिंग तक में आपको सबसे टफ क्या लगता है? एक्टिंग में जहाँ तक बोला जाए तो जो हम रियल किरदार करते हैं घर में और दोस्तों में, अपने सर्कल्स में जो भी एक दूसरे से टॉक होती है, वो सारी चीज़ें एक्चुअल में वो एक एक्टिंग ही है। बस सिर्फ ये फील कराना होता है कि स्क्रिप्ट जो दिया है वो स्क्रिप्ट को हमें बोलना है और वही चीज़ बोलना है रियल समझ के। दैट इज़ डिफरेंस इन एक्टिंग ऑल्सो। तो मुझे लगा कि एक्टिंग अगर आप ये भूल जाएं कि मैं एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ और ये सोच लें कि मैं यही रियल हूँ, तो ये इजी हो जाता है। मैंने उस दिन समझ लिया और मेरे लिए थोड़ा लगा कि नहीं अब ये इजी हो जाएगा, तो यहाँ से फिर बात आगे बढ़ी। जी जी सर, अगर आपके म्यूज़िक की बात करें हम स्पेसिफिकली, तो म्यूज़िक में किसे आप इंस्पिरेशन मानते हैं या कौन सा ऐसा काम है आपका जिसे आप मेंशन करना चाहते हैं और जो आपके दिल के बहुत करीब है? देखिए, म्यूज़िक डायरेक्टर में तो मेरे बहुत ऐसे हैं जो फेवरेट रहे हैं, जैसे इस्माइल दरबार जी हैं, A.R. रहमान जी हैं, और सबसे ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो गुलाम अली साहब, जिनसे मैंने बचपन से ही, मुझे पता नहीं था ये कौन है, लेकिन गज़लें सुना करता था। तो जब वो गज़ल सुनता था तो धीरे धीरे मुझे उनकी मतलब चाहत बढ़ी। बहुत मुश्किल से, उस टाइम रील वाली कैसेट हुआ करती थी, तो मिलता नहीं था, बड़ी मुश्किल से एक मेरा दोस्त था, वो देना नहीं चाहता था, तो मैंने उससे चोरी करके ले लिया था। बहुत छोटा था मैं। वॉकमैन चला करता था उस टाइम में, और वॉकमैन में फिर मैंने वो सुनना शुरू किया। और उसके बाद ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही अद्भुत है, और उसको सीखना शुरू किया। तो उसके लिए मुझे थोड़ा क्लासिकल नॉलेज लेनी पड़ी थी, क्योंकि वो बिना क्लासिकल के हो नहीं पाया। तो फिर मैंने क्लासिकल की तरफ झुकाव किया। और उसके बाद गुलाम अली जी को जब मैंने फॉलो किया तो वो मेरे लिए आइडल हो गया। तो उनके बाद फिर मैंने बॉलीवुड में जितने भी बड़े बड़े दिग्गज हैं, उसके बाद फिर मैं जैसे फॉरेन में यानी है, तो यानी से इंस्पायर हुआ मैं। उनके बुक, और अभी भी मतलब मार्केट में उनके बुक से लोग सीखते हैं। तो यानी को देख के मैं इंस्पायर हुआ, तो पियानो वगैरह पे मैं काफ़ी मतलब उनसे सीखा। और गुलाम अली जी से फिर मैं मिला भी, और मिलने के बाद जब उनको गज़ल सुनाया चुपके रात दिन, तो बहुत खुश हुए और फिर आशीर्वाद दिया उन्होंने। तो ये सब ऊपर वाले का ही कृपा है, जो अच्छे अच्छे लोगों से मैं मिल पाया, और तब जाके कुछ सीखने को आज मैं जो भी हूँ, तो वो सब उन्हीं का आशीर्वाद है। सर, अभी हम जो आपका वीडियो क्लिप देख रहे थे, उसमें हम रवि किशन जी के साथ आपका एक गाना देख रहे थे। कैसा था एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? बहुत अच्छा था वो एक्सपीरियंस। मैं ऐसा बताऊं कि मेरे लिए एक चैलेंज भी था। उसमें मैं डायरेक्टर हूँ, उसमें मैं एक्टर हूँ, अच्छा, उसमें मैं सिंगर हूँ, उसमें मैं म्यूज़िक डायरेक्टर भी हूँ। 4 किरदार निभाना एक बड़े प्रोजेक्ट में मायने रखता है। इवन यशराज स्टूडियो में जब रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो बड़े बड़े म्यूजिशियंस को क्या बजाना है, किस तरह से क्या करना है, सारा नोटेशन और प्रॉपर चीज़ बताना। और उसके बाद फिर रवि किशन जी के साथ एक अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे बड़े भैया। मैं शुरू से उनको जब से मिला हूँ, तो उन्हें मतलब मुझे एज अ छोटा भाई मानते हैं। ये जब उन्होंने म्यूज़िक सुना तो रिएक्शन तो आप
खैर देखे ही होंगे, उनका इतने सारे न्यूज़ चैनल पे इतने खुश हुए वो कि जब भी वो म्यूज़िक सुनते थे तो मतलब पूरा डांस निकलने लगता था जी उनका। जी जी। तो वो म्यूज़िक सुनने के बाद लगा कि नहीं मैं करूँगा, तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया और उसके बाद फिर इसको गोरखपुर राजघाट में शूटिंग किया। काफ़ी सारे 300 200 400 से ऊपर ही डांसर्स थे। उन सारे डांसर्स को फिर हैंडल करने के लिए हमने कुछ असिस्टेंट्स रखे। मेरे नीचे 3-4 असिस्टेंट डायरेक्टर था। फिर मैंने पूरा स्क्रीन प्ले स्क्रिप्ट दे करके बहुत मतलब इतना वो था, और मैं खुद भी स्क्रीन में वैनिटी वैन में बैठा हूँ और मुझे स्क्रीन देखना था कि कैसे किस तरह से शॉट लिया जा रहा है, क्योंकि डायरेक्टर भी मैं ही था। तो कभी मैं टचअप के लिए वैनिटी वैन जा रहा हूँ, फिर कभी मैं स्क्रीन पे आ रहा हूँ, असिस्टेंट को है मतलब वॉकी टॉकी पे क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है, इसको ऐसे करो ऐसे करो। तो बहुत चीज़ें थी इसमें। और सर जब हम आपको देख रहे हैं तो वो एक्साइटमेंट और वो हसल जो है उस दौरान का वो आपके चेहरे पे नजर आ रहा है। और दर्शकों की डिमांड पर भी हम चाहते हैं कि वो गाना ज़रूर प्ले किया जाए, ताकि जिन्होंने वो गाना अभी तक नहीं देखा है वो ज़रूर देखें और बताएं कि उन्हें कैसा लगता है। होती है क्या मर्यादा जान ले, अपना अस्तित्व अब तो पहचान ले। पाओगे जिनको सरलता से जीने में, रहते जैसे बजरंगी के सीने में। भक्तों के लिए अति प्रियंकर, रावण मारा दिखे भयंकर। काल है युद्ध में घर में शंकर, जिनको शत्रु लगे है कंकर। इतनी बड़ी स्टार के साथ काम करना और साथ ही साथ इतने बड़ी टीम के साथ काम करना आई एम श्योर बहुत चैलेंजिंग होगा, और वो हमें नज़र भी आ रहा था। अभी हम बात कर रहे थे जब आपसे, तो आप गुलाम अली साहब का जिक्र कर रहे थे। जी। और आप जैसा कि कह रहे थे कि गज़लों में भी इंटरेस्ट वहीं से आया, और भजन भी आप बना रहे थे, सिंगल्स भी रिलीज़ कर रहे थे, और वो सिंगल्स रिलीज़ करते करते आप बॉलीवुड तक भी पहुँचे। कुछ ऐसा गाना जो आपको बहुत पसंद हो, जो आपके बहुत दिल के करीब हो, जो आप गुनगुनाना चाहें हमारे दर्शकों के लिए? हाँ, मैं आपको ज़रूर सुनाना चाहूँगा। एक गाना था जी बिल्कुल, हम चाहेंगे कि माधव से हम कुछ सुने भी, क्योंकि सुनना जो है ना वो सबसे अच्छा लगता है, सुकूनदायक लगता है, और तब और भी ज़्यादा अच्छा लगता है जब सामने कोई ऐसा बैठा हो जो मल्टी टैलेंटेड है और जो इतना सुंदर गाता है, जिसके गले में वाकई माँ सरस्वती बसती हैं, और जो इतना प्यारा और इतना मधुर गाते हैं। और जैसा कि अभी आपने वीडियो क्लिप में भी लगातार देखा कि उनका म्यूज़िक वाकई पॉपुलर होने लायक है, क्योंकि उनकी मेहनत जो है वो उनकी उस म्यूज़िक में नज़र आ रही है। तो माधव से हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमें कुछ गा करके, कुछ गुनगुना करके ज़रूर सुनाएं, ताकि हमारे दर्शक भी वहाँ अपने घरों में बैठे एंजॉय कर सके। श्योर। तेरे लबों की हंसी में ही सिमट जाऊं, तेरे लबों की हंसी मैं ही सिमट जाऊं, है मेरी ख्वाहिशें तुझ में समा जाऊं, है मेरी ख्वाहिशें तुझ में समा जाऊं। तू कहे जो अगर तो तुझसे ही चुरा लाऊं, तू कहे जो अगर तो तुझसे ही चुरा लाऊं, है मेरी ख्वाहिशें तुझ में समा जाऊं। थैंक यू। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। और बिना साज के इतना अच्छा गाना बड़ा मुश्किल है। और आप, और वो भी अगर सुबह सवेरे की बात की जाए तो गला भी सिंगर्स का वैसे भी बैठा रहता है, तो हाँ, ऐसे में बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन आप हमारे दर्शकों को इतना एंटरटेन कर रहे हैं लगातार। एक और बात हम समझना चाहते हैं आपसे कि
हमने भजन गज़ल बहुत सारी चीज़ें सुनी, लेकिन आपका सबसे फेवरेट जॉनरा क्या है? कौन सा ऐसा कंफर्ट जॉनरा है जिसमें आपको बहुत मज़ा आता है, उसमें म्यूज़िक बना करके भी मज़ा आता है और गा करके भी अच्छा लगता है? जैसे कि आपने देखा अभी अयोध्या के श्री राम जी। ये प्रोजेक्ट अपने आप में डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इसमें रैप है। भजन में रैप होता नहीं जी, जी, मैंने जी। इसको रैप में कन्वर्ट किया, तो मेरा एक तरह से एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है कि लाइक मतलब इंडो वेस्टर्न या फ्यूज़न या मतलब इंडिया का और डिवोशनल टच को रखते हुए थोड़ा हिप हॉप का उसमें टेस्ट देना, तो ये सब चीज़ अच्छा लगता है। और मोस्टली हिप हॉप और जो फ्यूज़न है वो करना मुझे बहुत पसंद है। सर, हम म्यूज़िक डायरेक्शन के बारे में भी थोड़ा समझना चाहते हैं कि अगर कोई प्रोड्यूसर है या डायरेक्टर है जो आपके सामने फ़िल्म लेकर आता है, तो पूरी की पूरी क्या प्रक्रिया होती है गाने के सिलेक्शन की, फिर उसके म्यूज़िक की? कैसे आप कोऑर्डिनेट करते हैं गीतकार के साथ, फिर संगीतकार, सिंगर, ये कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, ये हमारे दर्शकों को ज़रूर बताइए, क्योंकि अभी भी बॉलीवुड जो है वो हमारे लिए कौतूहल का विषय हमेशा रहता है कि वहाँ कैसे काम होता होगा, लोग कैसे करते होंगे। ये ज़रूर शेयर कीजिए कि कैसे उसकी मेकिंग होती है एक गाने की। अच्छा, कहानी ऐसी होती है कि एक प्रोड्यूसर प्लानिंग करता है। प्रोड्यूसर से पहले डायरेक्टर स्क्रिप्ट रेडी करते हैं, और स्क्रिप्ट रेडी होने के बाद उसमें डिसाइड किया जाता है कि इसमें हमारा कौन सा किरदार फिट होने वाला है। मतलब सपोज़ कि मैं किसी एक्टर के बारे में सोचूं कि नहीं ये वाला अच्छा इन पे ये जाएगा, इनके कैरेक्टर में ये जाएगा, तो फिर उनको अप्रोच किया जाता है। और उसके बाद फिर जब उनको दिखाया जाता है, स्क्रिप्ट समझ में आता है, तो फिर वो रेडी करने के लिए अपना उसको साइन करते हैं, और उसके बाद फिर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मिल करके उसको शूटिंग के लिए आगे बढ़ाया जाता है। और एक्टर कई बार ऐसा भी होता है कि देखते हैं कि मतलब ये मेरे जॉनर का नहीं है, तो जो जेन्युइन लोग हैं वो तो मना कर देते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन जो लोग लगता है कि नहीं मुझे तो दिखना है, मुझे काम करना है, मुझे मैं बुढ़ा हो गया हूँ तभी काम करना है मुझे, मतलब एक चाहत रहती है कि नहीं मैं हमेशा स्क्रीन पे बना रहूं। लेकिन पब्लिक डिमांड कई बार नहीं होती है उसकी, आज के यूथ की डिमांड नहीं होती, तो जिसके पीछे वो फिर फ्लॉप हो जाता है या फिर उसको पसंद नहीं किया जाता है। तो जहाँ कहीं सब कुछ फिट बैठ जाता है, लाइक अगर स्त्री काइंड ऑफ देखें कि इस टाइप की मूवीज़, तो पब्लिक को पसंद आता है क्योंकि फिट हो जाता है, वो कैरेक्टर में फिट हो जाता है, स्क्रिप्ट में, कॉन्सेप्ट में, स्टोरी में। तो वो सब चीज़ लगता है कि जब एक मतलब सब कुछ एक सांचे में ढल जाता है तो पब्लिक को अच्छा लगता है। तो सर, लेकिन हम यहाँ थोड़ा रुककर समझना चाहते हैं कि जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं तो हमारे पास एक कहानी है और उस कहानी के लिए कुछ संगीत भी चाहिए होगा। तो क्या कुछ संगीत आपके पास पहले से बना होता है, एज अ म्यूज़िक डायरेक्टर आप बनाकर रखते हैं, और अगर आपको लगता है कि वो उस फिल्म में फिट जाएगा तो आप उसे वहाँ प्लेस करते हैं, अदरवाइज फिर नया म्यूज़िक बनाते हैं या क्रिएट करते हैं? कॉन्सेप्ट सुना जाता है, अगर लगता है कि हमारे जो स्टॉक में मोस्टली रहते ही गाने हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लगता है कि नहीं कुछ डिफरेंट चाहिए, तो फिर हमें राइटर से लिखवाना पड़ता है या खुद लिखना होता है या फिर हमें उसको बनाना पड़ता है। अदरवाइज़ स्टॉक में ऐसे गाने होते हैं कि जो उस पिक्चर में जो सिचुएशन चाहिए उस स्टोरी में, तो वो फिट बैठ जाता है, लाइक रोमांटिक है या सैड है या पार्टी सॉन्ग है, आइटम है, तो जो रिक्वायरमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग उसको फिर वहाँ पे प्लेस करते हैं। जी जी, सर, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो YouTube पे देखा एक गाना जो बहुत पसंद आया मुझे, आज फिर से बहकने का, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी वो गाना बहुत पसंद आएगा। तो आइए मिलकर सुनते हैं उस ट्रैक को। आज फिर से बहकने का इरादा होने लगा, आज फिर से बहकने का इरादा होने लगा, तेरा होने का एहसास मेरे जिस्म को होने लगा, आज फिर से बहकने का इरादा होने लगा। सर, इस गाने के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? हाँ जी, अभी ये अपकमिंग में है और काफ़ी अच्छा सॉन्ग है ये।
बहुत लोगों की उम्मीद है इस पे, और फुल सॉन्ग अभी तो मार्केट में आया नहीं है, रिलीज हुआ नहीं है, लेकिन ट्रेलर आ गया है तो बहुत जल्दी आपको पूरा गाना देखने को मिलेगा। जी। यानी एक्सक्लूसिवली ये गाना जो है वो पे। डीडी बिहार पर लोग अभी देख रहे थे और सुन रहे थे, और इसके लिए वेट भी कर सकते हैं और माधव के चैनल पर जाकर के वहाँ पर देख भी सकते हैं जब गाना रिलीज होगा तब। माधव, एक बात और समझना चाहते हैं, संगीत में ट्रेंड बहुत बदला है और हमने एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। अगर हम दशकों में भी बांट करके अगर हम देखें म्यूज़िक को तो 60s बहुत अलग था, उससे बहुत अलग 70s, 80s, 90s। आज के म्यूज़िक के ट्रेंड को आप कैसे बदलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि आप रोज़ वहाँ काम कर रहे हैं, कैसा ट्रेंड बदल रहा है और क्या कुछ नया है, क्या कुछ इनोवेटिव है ऐसा जो वहाँ हो रहा है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है। तो 90s में जो चाहिए था वो अभी नहीं मिल सकता है, क्योंकि युवाओं की सोच अलग हो गई है, टीनएजर्स की सोच अलग हो गई है। तो उस कंडीशन में आप ये कह सकते हैं कि आज के डेट में 90s के सॉन्ग्स को रिक्रिएट किया जा रहा है ताकि वो चीज़ जहन में रहे और उसको नए स्टाइल में लेकिन सर कई बार रिक्रिएट किया जा रहा है। आई मीन एक ही गाने को मुझे लगता है कि 3-4 वर्जन्स मिले हैं हमें उसके। हाँ बिल्कुल। तो इसके पीछे कारण ही यही है कि पब्लिक को थोड़ा सा कुछ रिकॉल होता है ना, ऑलरेडी वो सुने हुए होते हैं तो उनको लगता है कि नहीं, हाँ ये अच्छा लग रहा है। म्यूज़िक आज के जनरेशन का हो जाता है और उसको रिक्रिएट कई बार करने के पीछे रीज़न देखिए बस क्या है, नया कुछ डिफरेंट लोगों को एक्सेप्ट ही नहीं हो पाता है। और जो पहले बनाए हुए हैं उसको रिक्रिएट 2-3 वर्जन में देते हैं तो लोगों को बड़ा पसंद आता है। तो यही सब रीज़न है कि आदमी के साइकोलॉजी कह सकते हैं कि जो चीज़ आपको कहीं दिखा हुआ है, चाहे वो चेहरे का किसी फेस का अगर याद हो और उसी टाइप का कोई सामने नज़र आ जाए तो आपको लगता है ये हाँ ये अच्छा लग रहा है, ये इंसान अच्छा है। तो रीज़न ये होता है कि दिमाग में वो पहले से चल रहा है। बिल्कुल। तो म्यूज़िक भी बस उसी तरह से है कि पुरानी चीज़ों को रिकॉल करके रिमेक करके दे देते हैं और उनको अच्छा लगता है। उसको बेसिकली रिफ्रेश करके। रिफ्रेश जी। लेकिन मेरी सोच ऐसी नहीं है, मैं खुद नया करता हूँ और मैं उसको हमेशा पब्लिक को दिखाता हूँ कि नहीं, नए पे भी आइए और नए चीज़ों के लिए जब तक नहीं आएंगे तो पुराने को आप कब तक लेके ढोएंगे। बिल्कुल। और जैसे कि मैंने ये वाला सॉन्ग आपको सुनाया अयोध्या के श्री राम, इसमें इतने सारे ऑडियंस ने प्यार दिया, इतने सारे लोगों ने देखा, लगभग 6 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं, जबकि इसी दौरान और भी बड़े बड़े स्टार्स के आए थे गाने और इतने पॉपुलर नहीं हुए थे। तो नया चीज़ अगर अच्छे से दिया जाए तो पब्लिक को भी पसंद आता है। जी। माधव, यहाँ हम चाहेंगे कि आप कुछ गुनगुनाएं हमारे लिए क्योंकि घर बैठी जो ऑडियंस है वो लगातार आपको देख रही है। वीडियो क्लिप के माध्यम से आपके गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन लाइव म्यूज़िक की बात कुछ और ही होती है। तो कुछ गुनगुनाना चाहेंगे अगर आपका कोई भी फेवरेट ट्रैक है? या श्योर। एक मेरा फेवरेट है, बहुत मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लगता है, तो मैं एक लाइन वो गुनगुनाता हूँ। सोनिए जे तेरे नाल, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कवावा, निरब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा, सोनिए जे तेरे नाल दगा मैं कवावा, नी अल्लाह करे मैं मर जावा, हाय नी रब करे मैं मर जावा, मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा ए, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा ए, मुख तेरा वेख के ते चन शर्मांदा ए, रब भी बना के तेनू आप पछतांदा ए, भुला जिहा दिल तेरा कदी जे दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा, हाय नी अल्लाह दी सो मैं मर जावा। थैंक यू सो मच। हाँ उस्ताद,
साहब का ये ट्रैक है, उस्ताद हुसैन बख्श साहब का ये ट्रैक है जी, और जी। बहुत पॉपुलर है। और अभी जब आप गा रहे थे तो वो हारमोनियम पर उनकी वो जो फोटो और जो इमेज जो वीडियो है वो मुझे याद आ गई और बड़ी रिफ्रेशिंग लगी। थैंक यू सो मच हमारे ऑडियंस के लिए इस गाने को लेकर आने के लिए। Thank you. माधव, एक और चीज़ हम जानना चाहते हैं, वो है फिल्म से रिलेटेड और एक्टिंग से स्पेसिफिकली रिलेटेड, कि एक्टिंग में अभी आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं, आ रहे हैं, और कौन कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें डायरेक्शन का काम आप कर रहे हैं? एक मूवी आ रही है मेरी अभी, साउथ मूवी है, उसको अच्छा। 4 लैंग्वेज में डब किया जाएगा। और वो मूवी बहुत बेहतरीन है और डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। और उस मूवी में आप सोचेंगे कि कभी ऐसा हो कि सपोज़ एक डायरेक्टर फिल्म बनाने के लिए जो भी चीज़ वो एक्शन कर रहा है, कॉमेडी करवा रहा है, या जो भी कर रहा है हीरो से, वो डायरेक्टर रियल में अगर किसी एक्टर के साथ मतलब उस फिल्म में हो तो कैसा होगा। वो फिल्म बना रहा है डायरेक्टर, लेकिन किसी हीरो जो एक्टर है, मैंने वो रियल लाइफ में वो जी रहा है, उस तरह से हो रहा है, तो वो किरदार मैं निभा रहा हूँ एज एन लीड। तो वो मूवी आ रही है, मूवी का नाम है गॉड ऑफ स्क्रीन प्ले ऑफ गॉड। अच्छा अच्छा जी, भगवान का स्क्रीन प्ले। और मुझे लगता है कि बहुत कमाल का होने वाला है। बहुत और बेहतरीन, इसमें हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स हैं और एक्टर हैं साउथ के, बहुत टॉप मोस्ट। इनफैक्ट पुष्पा 2 के जो विलन हैं वो मेरे अपोजिट हैं। तो बस आप सबकी दुआएं रहे तो डेफिनेटली मूवी अच्छी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसका प्रोड्यूसर जो है वो सीवी राजू हैं और डायरेक्टर रमेश मुरुगन, बहुत बेहतरीन। ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड गाय, मतलब बहुत बेहतरीन है। तो जब आपकी एक्टिंग की बात होती है तो सिंगिंग की भी बात हो जाती है, फिर म्यूजिक डायरेक्शन भी आता है, फिर डायरेक्शन भी आता है, कई सारी जो चीज़ें हैं ना वो एक साथ लाइन अप होकर के वो आती हैं। यहाँ आपका एक और बहुत पॉपुलर ट्रैक है रिंगटोन, वो हम चाहेंगे कि हम अपने दर्शकों के लिए ज़रूर प्ले करें ताकि वो भी सुने और एंजॉय करें। चल गया जादू तेरी अखा वाली चालते, फंस गया दिल तेरे जुल्फां दे जाल में। माधव, इस पूरे गाने में आपका सिंगिंग नज़र आ रहा था, डायरेक्शन नज़र आ रहा था और बहुत कमाल का वीडियो ये जो है वो बनकर आया है और बहुत खूबसूरत लग रहा था। एक और चीज़ हम यहाँ समझना चाहते हैं आपसे, वो ये है कि सिंगिंग और एक्टिंग के बीच में ये जो डिफरेंस है ये बहुत लंबा है। कैसे पाटते हैं आप इस डिफरेंस को और कैसे इक्वली गुड हो पाते हैं आप दोनों तरफ? एक्चुअली देखिए, जब मैं एक्टिंग करता हूँ तो सिर्फ एक्टिंग करता हूँ और बाकी चीज़ मैं छोड़ देता हूँ। फिर उस टाइम मैं भूल जाता हूँ कि मैं और भी कुछ करता हूँ। और जब मैं म्यूज़िक करता हूँ तो सिर्फ म्यूज़िक करता हूँ, बाकी चीज़ भूल जाता हूँ कि मैं और भी कुछ करता हूँ। तो जिस जगह पे जिसकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उसी को फोकस करते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं अगर बहुत चीज़ें सोचूं कि अपने अंदर मैं ये भी करता हूँ वो भी, तो फिर नहीं हो पाता। सब मेस्ड अप हो जाएंगे। यस यस। एस्पायरिंग जो म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं या सिंगर्स हैं या एक्टर भी है, वो उससे आप बेसिकली क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे हमारे इस शो के माध्यम से, जो दूर दराज कहीं बैठे हुए हैं, जो कुछ बहुत अच्छा लिखते हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक बजाते हैं और बनाते भी हैं, लेकिन उन्हें कोई जगह नहीं मिल पाती है, तो ऐसे में आप उनके लिए क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? मैं यही कहूँगा कि अच्छा काम करने वालों के लिए इसका एक साधारण सा एग्जांपल है। खुशबूदार चीज़ कहीं भी रख दीजिए, वो उसकी खुशबू पहुंच जाती है जहां पहुंचना होता है। तो टैलेंटेड इंसान के लिए अगर वो अच्छा एक राइटर है, अच्छा सिंगर है या अच्छा एक्टर है, तो वो अच्छा काम करते रहें और उसी लाइन में करें जिस लाइन में उनको जहाँ पे सफलता मिल सके, उस एक लेवल तक जाएं जहाँ उसको 10 लोग देख सकें। उसके बाद तो अप्रिशिएशन के बाद धीरे धीरे उनको फ़ैन फॉलोइंग मिलना शुरू हो जाता है। मेरे साथ भी यही हुआ था, पहले बहुत कम लोग जानते थे, फिर जानने लग गए धीरे 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 धीरे। तो ऐसे ही होता है। मैं यही कहूँगा कि वो अच्छा काम करते रहें और अच्छे जगह पे काम करते रहें, वो डेफिनेटली ऊपर वाला उनको। और मुझे लगता है सर, सोशल मीडिया के आ जाने के बाद से फिजिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा बन गई है और बेटर हो गई है। पहले लोगों को लगता था कि हम अपना म्यूज़िक कहाँ लेकर जाएं और किसके पास लेकर जाएं, तो अब एटलीस्ट सोशल मीडिया वो एक प्लेटफॉर्म तो ज़रूर बना है। हाँ, बहुत ऐसे गाने हैं जो रील्स में पहले हिट होता है। हाँ। उसके बाद उसकी म्यूज़िक वीडियो तैयारी की जाती है। अभी मेरा 3 गाना शूटिंग होने वाला टी सीरीज़ में,
यहाँ से मैं जाके सीधा वहीं शूट पे ही जाऊँगा। तो उन्होंने बताया कि एक गाना था उस कंपनी का, बहुत बड़ी कंपनी है, तो उसमें जब 4 गाना शूटिंग के दौरान बोला कि ये गाना एक बहुत वायरल हो रहा है, इसको एक्वायर कर लो। बोला अच्छा, लेकिन पता चला कि ये गाना रील्स में वायरल हो रहा है और वो गाना उसी कंपनी का है, बाद में पता चला। जबकि तो कह नहीं सकते हैं कि रील में क्या आजकल हिट हो जाए और उस रील्स के बाद फिर वो गाना फिल्मों में चला जाता है। और बहुत कुछ होने का चांसेस है। तो आज के लिए, नए युवाओं के लिए या नए कलाकारों के लिए तो स्कोप्स बहुत है। अच्छा करने वालों के लिए प्लेटफॉर्म बहुत हो गए, पहले ये सब नहीं था। जी जी। माधव, एक क्विक रैपिड फायर हम आपके साथ खेलना चाहते हैं। कुछ वेरी क्विकली कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछूंगी जिसका आपको जवाब देना पड़ेगा। सो आप तैयार हैं? या कोशिश। आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर? इस्माइल दरबार। सिंगर? सोनू निगम। ओके। एंड फेवरेट फिल्म? ऑल टाइम फेवरेट फिल्म? ऑल टाइम कोई ऐसी जो आपके दिल और दिमाग में हमेशा जहन में आती है? अभी रिसेंट आई थी अजय देवगन की मूवी अपरिचित। सॉरी, क्या बोल, नाम मेरे दिमाग से स्किप हो रहा है। अजय देवगन की जो आई थी जिसमें वो सत्संग वगैरह में वो कहानी, बिल्कुल 2 अक्टूबर की कहानी है जिसमें दृश्यम मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत। जी बिल्कुल, और 2 अक्टूबर आने वाला भी है। जी। तो फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो आपको ऑल टाइम फेवरेट इंस्ट्रूमेंट है, जिसको आप खुद भी प्ले करना चाहते हैं पर्सनली अपने लिए, और आप अपने म्यूजिक पीसेस में भी उसको डेफिनेटली यूज करना चाहते हैं? एक नहीं, 2 है, गिटार और पियानो। ओके, दोनों है। पर दोनों में से अगर एक ऑप्शन हो तो कौन सा रखना चाहिए? डेफिनेटली पियानो। ओके। और फेवरेट एक्टर? साउथ इंडियन बोलें या आप इंडियन? आप दोनों में बता सकते हैं। दोनों में बता सकते हैं। हाँ। फेवरेट में देखिए अमिताभ जी तो मेरे बहुत फेवरेट हैं। और उसके अलावा मनोज जी हैं। और उसके अलावा बहुत ऐसे एक्टर, नवाजुद्दीन जो सिद्दीकी साहब, हाँ। वो कमाल के एक्टर हैं। मतलब उनकी एक्टिंग लगता ही नहीं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी बोलना हो, कुछ भी करना हो, इज वेरी नेचुरल, बहुत नेचुरल। तो वो हैं। इनफैक्ट मैंने रवि जी के साथ जो काम किया तो उनका भी मतलब मैक्स 2 शॉट देते हैं वो। 2 शॉट के अंदर वो फाइनल आना ही आना है, वो रिटेक नहीं करते। तो मेरे फेवरेट में इनमें से ये भी हैं। बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे एक्टर। और अगर साउथ की बात करें तो? साउथ की बात करें तो अल्लू अर्जुन बहुत फेवरेट है। जी, ऑल टाइम फेवरेट हैं वो भी अल्लू अर्जुन जी। और अगर मैं कहूँ कि एक्ट्रेस कौन सी ज़्यादा पसंद है? एक्ट्रेस साउथ में कृति सेट्टी है जो कि अपने फिल्म में आने वाली है। अच्छा, ओके। और इधर बॉलीवुड में कृति सेनन जो रिसेंट चल रही है अभी। अच्छा, दोनों तरफ आपको वही पसंद है, तब नाम आपको एक ही पसंद है दोनों तरफ। चलिए, बहुत बढ़िया। और कोई ऐसा म्यूजिक डायरेक्टर या ऐसा सिंगर जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, जिसके साथ आप कोलैब करना चाहते हो? अभी ऐसा कुछ मैंने सोचा नहीं। आई थिंक कोलैब्स में नाम लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, मुझे लगता है ऐसा। लेकिन फिर भी कोई एक ऐसा सिंगर या म्यूजिक डायरेक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं, उनसे कुछ और सीखना चाहते हैं? अरिजीत जो हैं बहुत अच्छे सिंगर हैं, अरिजीत सिंह। मैं चाहूँगा कि अभी इनके साथ काम करूँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट उन्हीं के उसमें मैं अंदर से वो है कि मैं करूँ। जी। और कोई प्लेबैक सिंगर जो फीमेल में? फीमेल में ऑब्वियसली श्रेया घोषाल बहुत, मतलब ऑल टाइम फेवरेट है। बाकी और भी हैं बहुत सारे जो अभी रिसेंट में आई हुई हैं। 2-3 ऐसे अच्छे और भी सिंगर्स हैं, ज्योतिका टंगरी हो गई, और भी ऐसे जो लेटेस्ट में हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। लेकिन जो सदाबहार है वो श्रेया घोषाल। जी। माधव, आप हमारे स्टूडियोज़ आए, हमारे दर्शकों के लिए आपने इतना वक्त निकाला, और हमारे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने मेरे स्टूडियो बुलाया, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दर्शकों, इस कार्यक्रम से जुड़ा हुआ आपका अगर कोई भी सवाल है या सुझाव है तो आप उसे हमारे ईमेल के पते पर लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो अगली सुबह आप ऐसे ही हमारा इंतज़ार कीजिएगा। किसी और नए गेस्ट से हम आपका परिचय करवाएंगे, आपको उनसे मिलवाएंगे और करेंगे खूब सारी ढेर सारी बातें। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए DD बिहार। नमस्कार।